इंटरनेट कंपनियों के लिए एल्गोरिदम बनाने के संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। कंपनियों को कहा गया है कि वह ऐसे एल्गोरिदम ना बनाए जिससे लोगों में ऐसी चीजों पर खर्च करने के लिए आकर्षित हो जिनसे जन व्यवस्था पर असर पड़े। में रहने वाली अफगानिस्तान की पूर्व फुटबॉलर अपनी टीम की लड़कियों को देश से निकालने की कोशिशों में जुटी है। वह किसी भी तरह ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को बचा लेना चाहती है। किसी को एक खुराक नहीं, अमीर देश दे रहे हैं कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज। विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वास्थ्य आपातकाल प्रमुख माइकल रॉयन ने इस विचार का मजाक उड़ाते हुए कहा है, हम उन लोगों को अतिरिक्त लाइफ जैकेट देने की योजना बना रहे हैं जिनके पास पहले से खुराक जैकेट है, जबकि हम अन्य लोगों को डूबने के लिए छोड़ रहे हैं। ब्लू हाइड्रोजन को कोयले से भी खतरनाक, शोध के द्वारा पता चला है। एक अध्ययन में कहा गया है कि हाइड्रोजन से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कोयले से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ब्लू हाइड्रोजन के बारे में शोधकर्ता कहते हैं कि पर्यावरण के आधार पर तो हम इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। अकादमिक जनरल एजेंसी एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग के छपे अध्ययन के मुताबिक ब्लू हाइड्रोजन उत्सर्जन मुक्त नहीं है। ने आईपीसीसी रिपोर्ट को आधार बनाकर किए गए विश्लेषण के बाद चेतावनी दी है कि अगर समुद्री जल स्तर मौजूदा गति से बढ़ता रहा तो सदी के अंत तक मुंबई, चेन्नई, कोच्चि और विशाखापट्टनम जैसे कई शहर 3 फीट तक पानी में डूब सकते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खातों की संख्या 43 करोड़ के पार पहुंची। वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंक खातों की संख्या बढ़कर 43 करोड़ हो गई, जिनमें कुल जमा 1.46 लाख करोड़ रुपए है। इसके कार्यान्वयन के तहत 7 साल पूरे कर लिए हैं। इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को की थी और इसके तहत 28 अगस्त को इसे शुरू किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था कि लोगों की बैंकिंग, क्रेडिट, बीमा, पेंशन जैसी वित्तीय सस्ती सेवाएं पहुंचाई जा सके। प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाताधारक जल्दी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और साथ ही साथ जीवन ज्योति योजना के तहत कवर किए जाएंगे। 18 अगस्त 2021 को कुल प्रधानमंत्री खाते के अंतर्गत 43.04 करोड़ है। इसमें 23.87 करोड़ अर्थात 55.47% खाताधारक महिलाएं हैं। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में 66.69% या 28.7 करोड़ खाताधारक शामिल है। कुल 43.04 करोड़ खातों में से 36.86 करोड़ अर्थात 85.6% चालू है, जबकि प्रति खाता औसत जमा राशि 3,398 रुपए है। औसत जमा में वृद्धि खातों के बढ़ते उपयोग और उनमें बचत की आदतों को भी दर्शाती है। इस योजना के तहत खाता धारकों को कुल जारी रुपए कार्ड की भी बढ़कर 31.23 करोड़ हो गए हैं। दुर्घटना बीमा, इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जनधन खातों के अंतर्गत बीमा दुर्घटना योजना भी उपलब्ध कराई है। रुपे कार्ड पर मुफ्त दुर्घटना बीमा कवर भी 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 27 अगस्त 2021 को ब्रिक्स की 11वीं बैठक की अध्यक्षता की। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के कृषि मंत्रियों ने वर्चुअली इस थीम के तहत बैठक ली। ब्रिक्स समूह दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं की एक साथ लाना है। यह विश्व की जनसंख्या का 41% है। विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 24% का योगदान इसी संगठन के तहत है और विश्व व्यापार की इसमें 16% हिस्सेदारी है। ब्रिक्स मंत्रियों ने ब्रिक्स देशों को मजबूत कृषि अनुसंधान आधार की आवश्यकता को स्वीकार किया है। ज्ञान का दोहन और साझा करने की आवश्यकता, प्रधान प्रयोगशाला में भूमि तथा प्रौद्योगिकियों के हस्ताक्षरण की सुविधा, कृषि जैव विविधता को बनाए रखने के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने पर सहमति प्रकट की है। सतत विकास लक्ष्यों के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम, केंद्रीय मंत्री के अनुसार ब्रिक्स देश भुखमरी और गरीबी उन्मूलन के 2030 सतत विकास लक्ष्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अच्छी स्थिति में है। कृषि मंत्री कृषि उत्पादन को बढ़ाकर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इससे किसानों की बढ़ती आय, सालाना खाद्य कीमतों में उतार चढ़ाव की समस्या को भी दूर किया जा सकता है। उन्होंने पौधों, जानवरों, कीड़ों, मछलियों और कृषि रूप से महत्वपूर्ण सूक्ष्मजीवों के लिए राष्ट्रीय जीन बैंकों की स्थापना के और रखरखाव के माध्यम से कृषि जैव विविधता के संरक्षण में भारत द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया। भारत तिलहन दलहन, राष्ट्रीय बांस मिशन, बागवानी फसलों और राष्ट्रीय ताड़ के तेल मिशन जैसे कार्यक्रमों की भी मदद से कृषि खाद्य प्रणालियों की विविधता को भी बढ़ावा दे रहा है। ये सभी कार्यक्रम किसानों को आय बढ़ाने और खेत और खलिहान में विविधीकरण प्रदान करने के उद्देश्य से चल रहे हैं। 2021-24 की कार्य योजना, ब्रिक्स देशों ने भी ब्रिक्स देशों की कृषि सहयोग के लिए 2021-24 की कार्य योजना को अपनाया है। यह कार्य योजना ब्रिक्स देशों के बीच कृषि और क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के प्रावधान करती है। यह खाद्य सुरक्षा, खाद्य
खाद्य और कृषि उत्पादन प्रणालियों के लचीलेपन, किसानों के कल्याण, कृषि जैव विविधता के संरक्षण, डिजिटल कृषि संसाधनों को बढ़ावा देने आदि जैसे विषयों पर केंद्रित है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट लॉन्च किया है। क्यूसिम भारत में स्वदेशी रूप से विकसित अपनी तरह का पहला टूलकिट है। यह क्वांटम कंप्यूटर की मदद से प्रोग्रामिंग के व्यावहारिक पहलुओं को सीखने और समझने का महत्वपूर्ण उपकरण है। इस प्रकार यह भारत के क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान का एक नया युग लाएगा। इस टूलकिट को IIT रुड़की, CDAC और IISc बेंगलोर के वैज्ञानिकों ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसे MITY के समर्थन और वित्त पोषण के साथ विकसित किया गया है। अब जान लेते हैं टूलकिट को विस्तार पूर्वक। इस टूलकिट को शोधकर्ताओं और छात्रों को क्वांटम कंप्यूटिंग के लागत प्रभावी तरीके से शोध करने सक्षम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। यह शोधकर्ता और छात्रों को क्वांटम कोड लिखने और डिबग करने की अनुमति देता है, जो क्वांटम को एल्गोरिदम विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्यूसिम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाता है जो छात्रों और यूजर्स को वास्तविक क्वांटम हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग और डिजाइनिंग का कौशल हासिल करने में मदद करेगा। अब जान लेते हैं क्यूसिम की प्रमुख विशेषताएं। क्यूसिम की सबसे अनूठी विशेषता इसका सहज यूजर इंटरफेस है। यह इंटरफेस एक मजबूत क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर के साथ साथ एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित वर्कबेंच के साथ एक एकीकृत तरीके से क्वांटम प्रोग्राम बनाने में मदद करता है। अब जान लेते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में। क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम यांत्रिकी की शक्ति का उपयोग करके वर्तमान समय में कंप्यूटरों की तुलना में तेजी और कुशलता से विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। इसका उपयोग क्रिप्टोग्राफी, मशीन लर्निंग और कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने अनुसार RBI इस दिसंबर 2021 तक अपनी डिजिटल मुद्रा का परीक्षण कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। फिलहाल RBI चरणबद्ध तरीके से अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने पर काम कर रहा है। RBI CBDC के सावधानी से काम कर रहा है, क्योंकि यह RBI के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक नया उत्पाद है। RBI डिजिटल मुद्रा के विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन कर रहा है और इसकी सुरक्षा के साथ साथ देश के वित्तीय क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी भी जांच कर रहा है। मौद्रिक नीति और प्रणाली में मुद्रा पर इसके प्रभाव का भी अध्ययन किया जा रहा है। 2021 में किए गए केंद्रीय बैंकों के BIS सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में 86% बैंक CBDC की क्षमता की जांच कर रहे हैं। 60% केंद्रीय बैंक प्रौद्योगिकी का परीक्षण कर रहे हैं, जबकि 14% पायलट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। CBDC का एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी है जो सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की जाती है। यह करेंसी पेपर करेंसी नोट का एक डिजिटल वर्जन है। यह मुद्रा दुनिया के कई देशों में विकसित की जा रही है और कुछ देश इसके परीक्षण भी कर रहे हैं। भारत सरकार ने नए वाहनों के लिए भारत सीरीज BH सीरीज के तहत नया पंजीकरण शुरू किया है। वाहनों की निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए नया पंजीकरण चिन्ह शुरू किया गया था। वाहन पंजीकरण के लिए यह नागरिक केंद्रित IT आधारित समाधान गतिशीलता की सुविधा के लिए भी शुरू किया गया था। अब जान लेते हैं इसकी बेसिक जानकारियाँ। सरकारी और साथ ही निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को स्टेशन स्थानांतरण से गुजरना पड़ता है। इससे मूल राज्य से दूसरे राज्य में पंजीकरण के हस्तांतरण के संबंध में कर्मचारियों को समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 47 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति वाहन को पंजीकृत राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य में 12 महीने से समय तक नहीं रख सकता है। इसके बजाय 12 महीने के भीतर एक नए राज्य पंजीकरण प्राधिकरण के साथ नया पंजीकरण किया जा सकता है। इस कठिनाई को ध्यान में रखते हुए BH श्रृंखला शुरू की गई है। अब जान लेते हैं BH श्रृंखला के बारे में। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों की निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा के लिए BH श्रृंखला की शुरुआत की है। जब वाहन का मालिक एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाता है तो इस पंजीकरण चिन्ह वाले वाहन को किसी नए पंजीकरण चिन्ह की आवश्यकता नहीं होगी। इस श्रृंखला के तहत वाहन पंजीकरण सुविधा रक्षा कर्मियों, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों या केंद्र या राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कंपनियों या संगठनों के लिए स्वैच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी, जिसके कार्यालय वह 4 या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में। मोटर वाहन कर 2 साल के लिए या 2 गुणक में लगाया जाएगा। 14 वर्ष पूरा करने के बाद यह कर प्रतिवर्ष लगाया जाएगा। भारत और जर्मनी की सेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को अदन की गल्फ ऑफ एडन में एक संयुक्त अभ्यास किया। संयुक्त अभ्यास में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ साथ खोज और जब्ती अभियान भी शामिल थे। भारतीय नौसेना के फ्रिगेट श्रीकंद के बायर्न नामक जर्मन फ्रिगेट के साथ अभ्यास किया। INS श्रीकंद को अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती रोधी गश्त के लिए तैनात किया गया है। अभ्यास का महत्व क्या है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। इंडो पैसिफिक डिप्लॉयमेंट 2021 के हिंद महासागर चरण में 2 नौसेनाओं के बीच अभ्यास के अंतर क्षमता को बढ़ाया और समुद्री क्षेत्र में उनके बीच सर्वोत्तम प्रयासों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की। अब जान लेते हैं भारत जर्मनी रक्षा संबंध कैसे है। भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने 2008 से पहली बार संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया था, जब दोनों देशों ने 2006 में एक समुद्री डकैती विरोधी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब जान लेते हैं जर्मनी सेना के बारे में। जर्मनी की सेना के मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप की रक्षा के लिए और संचालन के
पश्चिमी यूरोप में नाटो के ऑपरेशन का समर्थन करने के लिए संचालित किया जाता है। जर्मनी के पास भारत प्रशांत क्षेत्र में कोई संप्रभु क्षेत्र नहीं है और ब्रिटेन या फ्रांस के विपरीत इस क्षेत्र में शक्ति प्रक्षेपण में भी असमर्थ है। अब जान लेते हैं भारत जर्मनी संबंध, इंडो जर्मनी रिलेशंस। यूरोप में जर्मनी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। जर्मनी को भारत का निर्यात मुख्य रूप से कपड़ा क्षेत्र, रासायनिक उत्पाद, धातु और चमड़े के सामान, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उत्पादों और खाद्य पदार्थों पर केंद्रित है। जर्मनी भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जैसे द्विपक्षीय व्यापार और निवेशक समझौता कहा जाता है। इसे BTIA भी कह सकते हैं। इसके अलावा भारत मेक इन इंडिया कार्यक्रम के निवेश करने के लिए योगदान के लिए जर्मनी की कंपनियों के लिए एक हॉट डेस्टिनेशन के रूप में कार्य कर सकता है। भारत राज्यों में हाल के महीनों में SARS-CoV-2 को डेल्टा संस्करण में उपवंश AY.12 के नए मामलों में सूचना दी है। विशेषज्ञों की माने तो यह जो है कोविड-19 हाल ही में कोविड मामलों में वृद्धि के पीछे कारण हो सकता है। इंडिया SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्शियम के अपडेट के मुताबिक भले ही इजराइल ने 60% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया गया है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के मामले में बढ़ोतरी हुई है। डेल्टा परिवार की संख्या पर 4 से बढ़कर 13 प्रकार हो गई है। भारत में चिंता सबसे ज्यादा व्यापक रूप से प्रचलित रूप को उपवंश AY.12 के रूप में करार दिया जा रहा है। AY.12 उत्परिवर्तन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। डेल्टा संस्करण B1.617.2 के नई उपवंश की जन्म दिया है और इसे डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा जाता है। हालांकि INSA-CoG के अनुसार यह भी अभी तक चिकित्सीय परीक्षण नहीं किया गया है कि AY.12 डेल्टा या B1.617.2 से अलग है या नहीं। अब जान लेते हैं इजराइल में AY.12 की क्या परिस्थिति है। AY.12 वर्तमान में इजराइल में एक प्रमुख स्ट्रेन है। इस वेरिएंट के करीब 51% नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब जान लेते हैं डेल्टा वेरिएंट के बारे में। भारत में पहली बार 2020 में डेल्टा संस्करण का पता चला था। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 31 मई 2021 संस्करण को इसके वर्तमान रूप में नामित किया गया। भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट नामक प्रमुख कनेक्टिविटी पहलों में से एक पर मालदीव के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत भारत मालदीव के ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP नामक अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना शुरू करेगा। इस परियोजना के लिए भारत $100 मिलियन और 40 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगा। यह भारत मालदीव साझेदारी का एक स्थायी प्रतीक होगा। व्यापार लोन, व्यापार लोगों और उद्योगों को जोड़ने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की जाएगी। GMCP में 6.74 किलोमीटर की लंबे पुल और कॉजवे लिंक का निर्माण शामिल होगा। इस परियोजना की योजना सितंबर 2019 में भारत के विदेश मंत्री की माले यात्रा के दौरान बनाई गई थी। अब जान लेते हैं परियोजना का क्या महत्व है। GMCP परियोजना का समझौता साबित करता है कि भारत मालदीव का एक मजबूत विकास भागीदार है और मालदीव में किसी भी आपात स्थिति के समय में अपना पहला उत्तरदाता भी है। यह न केवल मालदीव में भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, बल्कि द्वीपीय राष्ट्र में समग्र रूप से सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है। यह मालदीव की अर्थव्यवस्था के साथ साथ 4 द्वीपों के बीच संपर्क को एक बढ़ावा देगी। अब जान लेते हैं सबसे बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना के बारे में। मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी परियोजना 1.4 की सीना-माले ब्रिज है, जिसे 2018 में पूरा गया था। यह चीनी सहायता से बनाया गया था और माले के हुल-हुले और हुल-हुमाले से जोड़ता है। अब जान लेते हैं भारत में मालदीव का निवेश कैसा है। भारत और मालदीव के बीच संपर्क दोनों के बीच प्रमुख भागीदारी पहलू है। साझेदारी को बनाए रखने के लिए सितंबर 2020 में एक सीधी मालवाहक नौका सेवा शुरू की गई थी, जिसे तुतीकोरिन, कोच्चि, माले और कुल्लू फुशी से जोड़ती थी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी 26 अगस्त 2021 को महिला अधिकारिता के पहले G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। यह सम्मेलन एक हाइब्रिड फॉर्मेट में इटली के सांता मार्गेरिटा लिकुर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्री ने आपसी सहयोग के माध्यम से महिला केंद्रित मुद्दों को संबोधित करने की भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लैंगिक समानता लाने, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में कई पहलों को भी उल्लेख किया। उन्होंने साझेदार देशों के भीतर लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में G20 समूह के साथ भारत की एकजुटता के भी अवगत कराया गया। अब जान लेते हैं G20 के बारे में। G20 एक अनौपचारिक समूह है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के अलावा 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। G20 की सहायता दुनिया की सबसे बड़ी उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्था में मिश्रण है। यह विश्व की जनसंख्या का लगभग 2/3, विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 85%, विश्व के निवेश का 80% और विश्व के व्यापार का 75% का प्रतिनिधित्व करता है।
आप जान लेते हैं G20 की पृष्ठभूमि क्या है। G20 का जो है एक मंत्री स्तरीय मंच है जो 1997 से 1999 के बीच एशियाई वित्तीय संकट के दौरान G7 को विकसित और विकासशील देशों को आमंत्रित करके उभरा है और संकट के बीच दुनिया को उच्चतम राजनीतिक स्तर पर एक नई आम सहमति बनाने की आवश्यकता का महसूस किया। नतीजतन यह निर्णय लिया गया कि G20 नेताओं की सालाना बैठक होगी। 27 अगस्त 2021 को भारत ने में एक ही दिन में 1 करोड़ से अधिक कोविड-19 टीके लगाकर रिकॉर्ड बना दिया। इसके साथ ही देश में कुल टीकाकरण आंकड़ा 62 करोड़ के पार पहुंच गया। दरअसल भारत में टीकाकरण अभियान का नया चरण 21 जून से शुरू हुआ, जिसमें केंद्र 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में कोविड टीके उपलब्ध करवा रही है। टीकाकरण के लिए पंजीकरण कैसे करवाएं, इसके बारे में जान लेते हैं। कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण कोविन पोर्टल www.cowin.gov.in और आरोग्य सेतु ऐप पर किया जा सकता है। पंजीकरण करने के बाद व्यक्ति को वैक्सीन का स्थान और समय चुनना पड़ता है। अब जान लेते हैं भारत में इस्तेमाल किए जाने वाले टीकों के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा निर्मित एक सरकारी समर्थित टीका है। इसकी प्रभावकारिता 81%। कोवैक्सीन वैक्सीन के 3 चरण कोवैक्सीन वैक्सीन के चरण 3 परीक्षणों में 27,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। कोवैक्सीन के 2 खुराक में दिया जाता है। खुराक के बीच का समय अंतराल 4 सप्ताह है। कोवैक्सीन को मृत कोविड-19 के वायरस से तैयार किया गया था। अब जान लेते हैं कोविशील्ड के बारे में। कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका द्वारा निर्मित है। स्थानीय रूप से कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित किया जाता है। यह चिंपांजी के एडेनोवायरस नामक एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमजोर संस्करण से तैयार किया गया था। कोविड-19 वायरस की तरह दिखने के लिए वायरस को संशोधित किया गया है। यह 2 खुराकों में लगाया जाता है। 27 अगस्त 2021 को पहली बार सेंसेक्स ने 56,000 का आंकड़ा छुआ। इसके पिछले कुछ समय से भारत के शेयर बाजार में काफ़ी तेजी से देखी जा रही है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद शेयर बाजार ने काफ़ी मजबूती दिखाई है। 27 अगस्त 2021 को BSE सेंसेक्स 56,124 पर बंद हुआ। BSE सेंसेक्स के 30 प्रमुख कंपनियां शामिल है। सेंसेक्स की शुरुआती 1 जनवरी 1986 को हुई थी। सेंसेक्स की भारतीय स्टॉक बाजार की नब्ज कहा जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आप जान लेते हैं BSE के बारे में। BSE एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। इसका कार्यालय बम्बई के दलाल स्ट्रीट में स्थित है। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में BSE को अस्थायी स्वीकृति प्रदान की थी। भारत सरकार ने 31 अगस्त 1957 को BSE को स्थायी स्वीकृति प्रदान की थी। वर्तमान में मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार BSE विश्व का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1.7 खरब है। BSE में 5,000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड है। अब जान लेते हैं कुछ सवाल जवाब। भारत में 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय खेल दिवस। महाराष्ट्र कांग्रेस के इतिहास में पहली बार कितने ट्रांसजेंडरों को अहम जिम्मेदारियां दी है? तो इसका सही जवाब है 2 लोगों को। 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 IIFF 2021 में किसे बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला है? तो सही जवाब है इसका आई बो टू अ मदर। किस राज्य की सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक के लिए गोद लिया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 IIFF 2021 में बेस्ट फीचर फिक्शन फिल्म कौन सी है? तो इसका सही जवाब है द गर्ल विद द गॉड। 16 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 16 IIFF 2021 में किसे बेस्ट शॉर्ट फिल्म एक्शन का अवार्ड दिया गया? तो इसका सही जवाब है एक्स में मैटर। किस देश ने अफगानिस्तान से निकासी अभियान को समाप्त किया है? तो इसका सही जवाब है फ्रांस। नेशनल अवार्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? तो इसका सही जवाब है हिंदुस्तान जिंक चंदेरिया लेड जिंक स्मेल्टर की पायरो और हाइड्रो दरीबा जिंक स्मेल्टर एवं पंतनगर मेटल प्लांट। किस राज्य की सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक के लिए गोद लिया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश।